हेलो गाइस। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो आप वीडियो का टाइटल आप देख पा रहे होंगे, हाउ टू डील विथ फेल्योर्स। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मेरा लाइफ में हर स्टेज में आता है, और इसको मैं ये जो भी आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसको मैंने बहुत बार नोट डाउन किया, और उसके ऊपर कब से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन अभी मुझे लगा कि अभी राइट टाइम है वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया। तो आइए, मैं आपको एक छोटा-सा कहानी, मेरा जो कहानी है वो शेयर करता हूँ। तो उसी से आप रिलेट कर पाएँगे कि कैसे फेल्योर से डील करना होता है। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। स्टडी अब्रॉड में आप हर स्टेप में आपको फेल्योर आपको आँखें के सामने में आएगा, हर स्टेप में। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका भी मैंने इंटरव्यू किया है। तो और अभी मैं बहुत सारे जो अलुमनाई हैं, इंड मतलब जो इंडियन अलुमनाई हैं जो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं उनका लाइफ में, उनके साथ अभी भी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। उनके साथ जो 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 ये जो जितना एक्सपीरियंस मेरा पॉडकास्टिंग का और इंटरव्यू का जितना एक्सपीरियंस है, और मेरा स्टडी अब्रॉड का जो एक्सपीरियंस है, तो उससे मुझे लग रहा है कि आपको हर स्टेप में आपको फेल्योर मिलेगा, हर स्टेप में। तो आप स्टडी अब्रॉड के बारे में प्लान कर रहे हैं तो शुरू से आपको दिमाग में एक चीज़ आपको डिसाइड कर लेना है कि स्टडी अब्रॉड इज़ नॉट ईज़ी टास्क। कि आप जब आप डिसाइड कर रहे हैं उसके लिए जितना आपको फेल्योर को डील करना पड़े उसको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे 100 स्टूडेंट आते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए या विदेश पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे 1-2 स्टूडेंट क्या होते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मेरा भी बहुत सारे फ्रेंड है, वो भी मतलब स्टडी अब्रॉड जो चुन के आए थे, क्योंकि विदेश में, पर जब हम इंडिया में रहते हैं, हमारे लिए विदेश में पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा बात है। विदेश जाएँगे, जो पहली बार सपोज़ फॉरेन आते हैं, लाइफ में कभी फॉरेन ट्रिप भी नहीं किए हैं, और उनके फैमिली में भी कोई फॉरेन के लिए नहीं, जैसे मेरा फैमिली के दूर-दूर तक कोई फॉरेन में नहीं है। मैं पहला इंसान हूँ जो फॉरेन आया हूँ। और मैंने पहले फ्लाइट लिया था जब मैंने फॉरेन ही आया था, उससे पहले मैंने फ्लाइट में कोई बैठा ही नहीं था। तो आप सोचिए मेरे लिए वो कितना बड़ा सपना है। तो जो ऑडियंस मेरे तरह की है, कि मतलब जिनके फैमिली के दूर-दूर तक कोई फॉरेन में नहीं है, उनके लिए फॉरेन स्टडी बहुत मायने रखता है। और हम बहुत बार सुने भी हैं, जो डिफरेंट लोगों के से जब मिलेंगे, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग साथ जब हम इंटरैक्ट करें, वहाँ पे हम बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो बहुत सारा पॉजिटिव फैक्ट हमें ऑलरेडी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो आपको यूट्यूब में भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो यही सोच के हम फॉरेन के बारे में प्लान करते हैं। लेकिन जब फॉरेन के बारे में प्लान करते हैं, ये भी हमारा बकेट लिस्ट में रेडी करना है कि हमारा साइकोलॉजिकली हमें पहले रेडी होना है कि हमको फेल्योर हर स्टेप में हमारे पास आएगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ कि आप फॉरेन मत आइए। लेकिन ये प्रैक्टिकली चीज़ आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना है कि आप यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ चीज़ रियलाइज़ हो रहा है और उसको आप मतलब डर जा रहे हैं और पैनिक हो जा रहे हैं। ये ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, वो इमीडिएटली पैनिक हो जाते हैं। मेरे साथ ये कैसे हो गया? जब आपके साथ ऐसा होगा, जब सब कुछ पहले आपको पता है कि आगे मेरे साथ ऐसे-ऐसे होने वाला है, तो आपको थोड़ा वहाँ पे आपको शॉक नहीं लगेगा, मतलब या इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। तो इसीलिए हर चीज़ जब हम चीज़ें शुरुआत करते हैं, जैसे मैं स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड ही बताऊँगा। जब आप स्टडी अब्रॉड शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि ऐसा ही मेरे साथ हो सकता है। तो मुझे मेंटली उसके लिए रेडी रहना है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो अभी आइए फेल्योर के बारे में। स्टडी अब्रॉड में आपको क्या-क्या फेल्योर आपको फेस करना पड़ सकता है। जैसे सपोज़ आपका जो स्टार्टिंग आपका एप्लीकेशन से, जब आप यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करते हैं, वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगा। ऐसा बहुत सारे फॉर्च्यून स्टूडेंट होते हैं कि जिनको पहला यूनिवर्सिटी में ही उनका एक्सेप्टेंस आ जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको 7, 8, 9, 10 यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करते हैं, उनके पास एक्सेप्टेंस नहीं आता है। फिर भी वो 11 नंबर पे जाते हैं। उनका जो एप्लीकेशन प्रोफाइल को और भी बिल्डअप करते हैं। क्यों नहीं हो रहा है? इसका वजह क्या है? उनमें से जो उनका अलुमनी है, उनसे डिस्कस करते हैं। वहाँ पे जो उनके आस-पास जो यूट्यूब का जो वीडियो कंटेंट है, उसको भी आप वो एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ पे मेरा कमी हो रहा है, उसके ऊपर एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसके ऊपर जाते हैं। पहला हो गया एप्लीकेशन, उसके बाद आ जाता है वीज़ा। वीज़ा का भी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। सपोज़ उम, आप यूएसए के लिए प्लान कर रहे हैं, यूके के लिए प्लान कर रहे हैं, इटली के लिए प्लान कर रहे हैं, वहाँ पे वीज़ा रिजेक्शन भी है।
तो वहाँ पे हमारा मन में डर आता है कि वीज़ा रिजेक्शन हो जाएगा तो। तो लेकिन हम तो हमेशा पॉज़िटिव सोच करके ही स्टार्ट करते हैं, राइट? किसका वीज़ा रिजेक्ट होता है, किसका वीज़ा एक्सेप्ट होता है, लेकिन रिजेक्ट होता है उसका कुछ रीज़न भी वो लोग देते हैं। अच्छा, हम लोग सारे डॉक्यूमेंट फुलफ़िल करेंगे तो हमें रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले हम मेंटली रेडी है ना, अच्छा ठीक है, रिजेक्ट रिजेक्ट होने के लिए हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। जब हम एप्लीकेशन करेंगे वीज़ा सक्सेस होने के लिए, लेकिन रिजेक्शन एक मतलब पार्ट होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए हाँ, रिजेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मुझे सारा चीज़ को माइन्यूट लेवल से चेक करना है, जिससे मेरा वीज़ा को अप्रूवल मिल जाए। शायद जो अभी वीडियो देख रहे हैं उनको मेरे बारे में पता भी होगा या नहीं होगा। तो लेकिन कुछ लोगों को तो पता है जिनको पता है मेरे बारे में कि मैं अभी जर्मनी में हूँ। मेरा ब्लॉग वगैरह में मैं अपडेट देता हूँ। जब मैंने इटली से पहले मैंने इंडिया से इटली आया था, स्टडी वीज़ा पे। 2020 में मैं इटली आया था। तो 2022 में मैं डिसाइड किया कि मैं जर्मनी जाऊँगा। तो इटली में रहते हुए मैंने जर्मनी का वीज़ा एप्लीकेशन किया था। जब मैंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया था, उस टाइम पर मेरा इटली का जो रेसिडेंट परमिट है वो भी एक्सपायर हो गया था। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन था। तो वहाँ पे मतलब मेरा हर स्टेप पे मुझे लग रहा था कि शायद रिजेक्शन हो जाएगा, शायद रिजेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं मेंटली रेडी था, ठीक है, मैंने तो मेरा 100% बेस्ट दिया है, तो रिजेक्शन होगा तो देखेंगे। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि मेरा एक्सेप्टेंस ही आया, मतलब मेरा वीज़ा अप्रूवल ही हो जा ही जाएगा। तो फाइनली मेरा वीज़ा अप्रूवल हो गया। तो इसमें मेरे स्टोरी के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो आपका जैसे वीज़ा आ गया, वीज़ा और जो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन होता है, वो एक वर्चुअल आपका एक्सपीरियंस है। तो उसमें आप डाटा के थ्रू देख सकते हैं कि आपका एक्सेप्टेंस होगा या आपका रिजेक्शन होगा, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जब आप पहली बार फ्लाई करते हैं, ब्रो, सब कुछ आपका सही से हो गया, वहाँ पे आपका रियल जो स्ट्रगल होता है वो स्टार्ट होता है। रियल स्ट्रगल क्यों स्टार्ट होता है? वहाँ पे मैं 2 कैटेगरी करूँगा। सपोज़ कुछ लोग क्या होते हैं, जो हॉस्टल लाइफ़ में पहले जुड़े हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो पहले कभी हॉस्टल में नहीं रहे हैं, वो फैमिली के साथ रहे हो, पहली बार अब्रॉड आ रहे हैं। मतलब बहुत सो जो कुछ लोग होते हैं कि उनको साथ में रहना, सोशलाइज़ होना, उनके लिए बहुत मैटर करता है, वो कभी हॉस्टल लाइफ़ में नहीं गए हैं। तो उनके लिए वो बहुत मुश्किल होता है। इमीडिएटली वो फैमिली को छोड़ के इमीडिएटली आ ही तो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करना उनको मुश्किल हो जाता है। मतलब मैंने जिस तरह स्टूडेंट को देखा है, मैंने उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पे अब्रॉड में आप जब लैंड करते हैं इमीडिएटली, आपका वहाँ पे एक चैलेंज, मतलब अभी जो करंटली जो चैलेंज हो रहा है, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का चैलेंज आता है। तो अकोमोडेशन आप इंडिया पे रहते हुए आपको अकोमोडेशन फाइंड आउट करना है। फिर भी सपोज़ किस कुछ केसेस में क्या होता है, अकोमोडेशन इंडिया से रहते हुए यहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बजट फैक्टर भी आ जाता है। बहुत सारा ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको लगता है कि उनके लिए बजट हाई है, तो वो क्या करते हैं, पहले एयरबीएनबी या कोई टेम्परेरी होटल लेते हैं 15 डेज़ या 30 डेज़ स्टे के लिए। वो यहाँ पे आकर 30 डेज़ स्टे करते हैं, उसके दौरान वो अकोमोडेशन ढूँढते हैं। वहाँ पे जो अकोमोडेशन ढूँढना होता है, तो वहाँ पे आपको लोकेशन भी चेक करना है, वहाँ पे आपको बजट भी देखना है, वहाँ पे साथ में आपको देखना है कि उसके आस-पास में सुपरमार्केट वगैरह है या नहीं है। तो वहाँ पे जो मतलब ट्रांसपोर्टेशन है उस लोकेशन को सही से मतलब ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपका यूनिवर्सिटी से वो कितनी दूर है। तो बहुत सारे फैक्टर को नज़र में रखते हुए आपको अकोमोडेशन फाइनलाइज़ करना होता है। साथ में आप होटल में रहते हैं, आपको लगेज आप अनपैक करना, फिर से उसको लगेज को पैक करना, फिर खाना साथ में बनाना। तो ये सारी चीज़ें बहुत-बहुत क्या होता है, सपोज़ सब कुछ सही जा रहा है, सपोज़ आप 10-15 दिन आए उसके अंदर में, या पहले आता था पार्टी-वार्टी जाते हैं या आप थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, उसके बीच में फिर आपको अकोमोडेशन मिल गया पॉज़िटिव केसेस में। वहाँ पे आपको कुछ उतना बुरा फ़ील नहीं होता है। सपोज़ आप 15 20 डेज़ हो गया आपका, आप जो होटल बुक किए थे, उसके बीच में आपका अकोमोडेशन फाइनलाइज़ नहीं हुआ, तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स आता है धीरे आहिस्ता-आहिस्ता। क्योंकि उसपे फिर से आपको लगेज पैक करो, फिर से दूसरे होटल जाओ 15 दिन के लिए। उसके बाद फिर से नेट में सर्च करो, लगे रहो। वहाँ पे आपको मतलब यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट भी आपको कंप्लीट करना होगा। साथ में आपको यूनिवर्सिटी का क्लासेस भी अटेंड करना होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाता है। बहुत लोगों के लिए नहीं आता है, बहुत लोगों के लिए आता है। जिसके लिए नहीं आया वो उसको फेस नहीं किया उस फेज़ को, बोलेगा अरे भाई मिल जाएगा, तू ट्राई कर, मिल जाएगा। क्योंकि उन्होंने वो फेस फेस नहीं किया है। जो स्टूडेंट फेस कर रहा है वो इसीलिए हमेशा अकोमोडेशन सर्च कर रहा है कि उनको पता है मिल ही जाएगा। लेकिन उस जो टाइम उनके साथ चला उसमें कभी-कभी थोड़ा नेगेटिव वाइब आता है। लेकिन उसी के बीच में ही आपका जो
इमोशनल लेवल है, जो मेंटल लेवल है, उसमें आप उसको कॉन्कर कर रहे हैं कि आप कितना सह सकते हैं। आपको अकोमोडेशन मिल गया, फिर आता है सपोज़ आप शेयरिंग रूम लिए हैं, तो जो आपका रूममेट है वो आपके लिए स्ट्रेंजर है। जब आप शुरू से रहते हैं आपके लिए बहुत मज़ा आता है, उसके बाद एक-एक कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होता है। सपोज़ आप जिस टाइम पर सो रहे हैं, उस टाइम पर शायद वो पढ़ाई कर रहा है, लाइट ऑन है, शायद उसमें आपको दिक्कत आ सकता है। तो सपोज़ वो जो उस टाइम पर सो रहा है, उस टाइम पर आपका फ़ोन आ रहा है, तो उसको शायद डिस्टर्ब आ सकता है। लेकिन ये जो छोटा-छोटा चीज़ है, इट्स कंप्लीटली मैनेजेबल, लेकिन वो आपको फेस करना पड़ता है। तो उसके बाद में मैं थोड़ा ऊपर लेवल पे जाऊँगा, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद इमीडिएटली जो होम सिक वाला चीज़ें होता है, जो लोग पहली बार घर से आते हैं, उनको सपोज़ उनका यूनिवर्सिटी लाइफ़ सब कुछ एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, लेकिन कुछ-कुछ लोगों का क्या होता है, सपोज़ यूनिवर्सिटी अभी बंद है या क्लास नहीं है, तो वहाँ पे वो जो होम सिकनेस को मैनेज करने के लिए अकेला खाना बनाना, साथ में अकेला रहना, अकेलापन जो होता है, वहाँ पे वो कभी-कभी बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन वो डिप्रेशन में जाते हैं, वहाँ पे 99% बच्चे वो डिप्रेशन को ओवरकम भी कर लेते हैं। तो उनके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि नेक्स्ट टाइम जब उस सिचुएशन में आएँगे, वो डिप्रेशन में नहीं जाएँगे। तो इसलिए बोला फेल्योर जो होता है हमारा हर लाइफ़ का पार्ट एक फेल्योर है। विदाउट फेल्योर सक्सेस कुछ भी नहीं है। तो आपको फेल्योर को फेस करना होता है, उससे कुछ हमें लर्न करना चाहिए कि फेल्योर जो हमारे पास आ रहा है, वो हमें और कन्कर कर रहा है, हमें और स्ट्रॉन्ग कर रहा है आगे फेस करने के लिए। तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में हम देखेंगे तो वहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे जब मैंने 2019 में प्लान किया अब्रॉड आने के लिए। लेकिन 19 मैंने एप्लीकेशन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन फ़ी के लिए पैसा नहीं था। करेंटली क्योंकि मैं पेरेंट्स को बता के ये चीज़ें नहीं कर रहा था, तो मैंने खुद अरेंजमेंट करके करना था, लेकिन उस एप्लीकेशन के लिए €30 तो ऑलमोस्ट तो 15-20 हज़ार चाहिए। तो उस टाइम पर मैंने अरेंजमेंट नहीं कर पाया 2019 में। पेरेंट्स से बात करता तो हो जाता, लेकिन मैं पेरेंट्स को बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं इंडिया में मास्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। तो पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स बोलेंगे तू इंडिया में मास्टर कंप्लीट फिर से क्यों अब्रॉड जा रहा है? लेकिन मेरा पहले से मेरा मन में था कि नहीं, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे फ़ॉरेन में पढ़ाई करना है। मुझे कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ एक नया थोड़ा मतलब जो एक एक कीड़ा होता है ना, मेरे अंदर एक कीड़ा आता है, कुछ नया चीज़ देखते हैं मतलब उस मुझे किक नहीं मिल रहा था। क्योंकि मेरे बैचलर्स तक मुझे किक नहीं मिला, जब मैंने मास्टर्स किया, जब मेरा मास्टर्स का पढ़ाई हो रहा था सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ, मैं सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहा था। मेरा मास्टर्स था अप्लाइड एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में। तो वहाँ पे वो पहली बैच का कोर्स था, तो उसके लिए कंप्लीटली जो मतलब एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि लेक्चर और क्लासेस सब कुछ भी सही ढंग का नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि हम लोग फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स हैं। लेकिन उसका एक एडवांटेज मेरे लिए भी था, क्योंकि जो भी है उसको हम सही से एक लीडरशिप का क्वालिटी खुद के अंदर अडॉप्ट करना कि खुद के अंदर जो पोटेंशियलिटी उसको फाइंड आउट करना। जब मैं हमारे जो डीन थे उनके साथ जब मैं डिस्कस कर रहा था ये क्यों नहीं है, तो डीन बोल रहे थे हाँ, ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसको फिर मैं सॉल्यूशन ढूँढ रहा था, ये उसका कैसे हो सकता है? फिर उस बात को प्रपोज़ल को लेकर के मैं जो हमारा जो डिप्टी वाइस चांसलर है या जो हमारे एकेडमिक डीन थे, उनके साथ जा करके मैं डिस्कस कर रहा था। सर ऐसा प्रॉब्लम है, हम इसको इस वे में देखेंगे, तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसमें हमारा फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो चीज़ मेरा जो प्रपोज़ल था उसको वो एप्रिशिएट करते थे। क्योंकि बचपन से मैं कभी एप्रिसिएशन मैंने लाइफ़ में मैंने कभी नहीं लिया है, मुझे कोई एप्रिशिएट नहीं किए। तो मेरे अंदर एक मतलब इनसिक्योरिटी था वो चीज़ को, मतलब मैं कभी खुद के ऊपर बिलीव ही नहीं करता मैं कुछ कर पाऊँगा। जब वहाँ पे मैं कुछ आइडिया लेकर के जा रहा हूँ और वहाँ पे वो एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत पॉज़िटिव फीलिंग आ रहा था और मैं एनकरेज हो रहा था और एक्साइटेड हो रहा था और कुछ करने के लिए। तो जो हमारा जो मैम थे जो माइक्रोबायोलॉजी मुझे पढ़ा रहे थे उस टाइम पर, वो भी मुझे बहुत मतलब मेरे अंदर वो पॉज़िटिविटी ढूँढ रहे थे और मेरे अंदर वो पॉज़िटिविटी उनको सिर्फ़ मेरे अंदर पॉज़िटिविटी दिखाई दे रहा था। तो मैं कंप्लीटली एक एनर्जेटिक इंसान था वहाँ पे, जो कि कंप्लीट मेरा बैचलर्स था कभी मैंने फ़ील ही नहीं किया था, जब मैंने मास्टर्स में फ़ील किया। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बुराई कर रहे थे, अरे यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बेकार है, बेकार है, बेकार है। लेकिन मैं एक अलग मज़े में जी रहा था, वो पढ़ाई हो ना हो, लेकिन मैं लाइफ़ का जो बहुत सारी चीज़ें जो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ खुद के अंदर, उस यूनिवर्सिटी में मैंने मुझे दिया है, बिल्ड कॉन्फिडेंट, क्योंकि वहाँ पे हमारा कोर्स नया था, लेकिन वहाँ पे बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्स था वो वहाँ पे बहुत एकेडमिकली अच्छे थे।
राइट? उन लोगों के साथ जाके मैं कम्युनिकेट करना, उनके साथ जा कर के हैंग आउट करना जब मैं कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारा चीज़ें मतलब बहुत सारे कल्चरल जैसे वहाँ पे जो हमारा सीएसआर एक होता है, उसमें बहुत सारे इवेंट होता है, उस इवेंट में जाकर के ऑर्गेनाइज़ करना। हमारे डिपार्टमेंट को कोई वहाँ पे भाव नहीं देता था कि हमारा डिपार्टमेंट नया था। हम लोग मास्टर्स कर रहे थे, लेकिन फिर भी कोई भाव नहीं दिया। लेकिन मैं जाकर के उनसे पार्टिसिपेट कर रहा था और मुझे वहाँ पे रिस्पेक्ट भी मिलता था। तो ये जो मैं उसमें मज़ा क्योंकि मुझे हमेशा थोड़ा मैनेजमेंट में जहाँ पे ऑर्गेनाइज़ेशन हो रहा है, कुछ इवेंट हो रहा है, वहाँ पे जाके मुझे पार्टिसिपेट करना मुझे थोड़ा अच्छा मतलब पार्टिसिपेट इन द सेंस कि ऑर्गेनाइज़ लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। जो मैनेजमेंट्स आप बोल सकते हैं, उनमें से मुझे बहुत खुद को किक फ़ील होता है। इससे लो जब हमारा नया बैच मतलब जो हमारा जूनियर है उनका फ्रेशर पार्टी करवाना, उसको कंप्लीट में लीड करके वो सारा चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, टीचर्स डे करना। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पहले कुछ बैरियर है, जो वो कुछ करेंगे, हम ही करेंगे, राइट? हमारा डिपार्टमेंट नया है, तो मुझे उसके थ्रू एक अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आ रहा था कि मैं कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ, कितना अच्छे से कर सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पे जितने भी मेरा कॉलेज स्टूडेंट थे, वो उतना इंटरेस्टेड नहीं, सारे स्टूडेंट को समझा के, एक यूनिटी बना के, एक डिपार्टमेंट का। फिर साथ में प्रोफ़ेसर लोग को साथ में लेकर के कुछ करना। तो उसमें वो जो करने का जो प्रोसेस होता है वो थ्रू प्रोसेस मेरे अंदर बहुत सारा अच्छा क्वालिटी डेवलप हुआ मास्टर्स में। तो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पर सुपरफिशियल लेवल पे था। तो फिर मैंने सोचा मैं विदेश पढ़ने के लिए जा सकता हूँ। तो फिर मैंने प्लान किया विदेश पढ़ने के लिए पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड में। 1 साल लग गया, उसके बाद मैंने 20 में मैंने विदेश आया पढ़ने के लिए, इटली आया। 20 में जब आया उस टाइम पर कोरोना था, तो यूनिवर्सिटी वगैरह ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था। तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ था, फिर मैंने 5-6 महीना रह के फिर इंडिया वापस किया। फिर उसके बाद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हो गया, मैं फिर मतलब इटली वापस नहीं आ पाया क्योंकि कोरोना की वजह से बैन हो गया फ्लाइट वगैरह। तो फिर मैंने 2021 में मैंने फिर जब रिस्ट्रिक्शन उठ गया तो फिर मैंने आया। आने के बाद वही चीज़ है कि यहाँ पे ना मेरा कोई फ्रेंड है, ना कुछ क्योंकि यहाँ पे तो मैं ज़्यादा टाइम तो फ़ॉरेन में नहीं रुका। फिर मुझे जो क्लासेस वगैरह मैंने इंडिया में जब था क्लासेस वगैरह उतना अटेंड नहीं किया था, टाइमिंग बैरियर था। तो थोड़ा मैं पढ़ाई से दूर हो गया था। तो वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सोचा कि हर स्टेप में वहाँ पे मुझे बोरिंग फ़ील होता था। अच्छा फ़ॉरेन तो आ गया, लेकिन फ़ॉरेन आके मैं क्या कर रहा हूँ? तो वहाँ पे फिर एक डाउन स्टेज आता रहा। तो वहाँ पे मुझे हर स्टेप पे नेगेटिव आता रहा, तो उसके लिए मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अभी जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उस पढ़ाई में एक्चुअली मैं कितना खुद को एन्जॉय कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया नहीं मुझे कोर्स चेंज करके मुझे डिफरेंट कोर्स में जाना है और मेरा बजट के हिसाब से होना चाहिए। जब मैंने डिफरेंट कोर्स फाइनल किया उस टाइम पर मेरा बकेट लिस्ट में जर्मनी आया। तो फिर फाइनल अभी मैं जर्मनी में हूँ। तो उसके बाद ये एक आता है कि जब आप बाहर जब बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं उनको मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी किया है, जर्मनी का बात मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा। तो मेरा एक्सपीरियंस जर्मनी के रिलेटेड है। मैक्स सारे स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब के लिए प्लान मतलब ट्राई करते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए जब ट्राई करते हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया कि आपको जाके फिज़िकली आपको जाके अप्रोच करना होता है। वो एक सबसे बड़ा फेल्योर होता है। जब आप पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि आप इमीडिएटली आएँगे, आपको 1 महीने में आपका जॉब लग जाएगा। आपको 2 महीना लग सकता है, 3 महीने भी लग सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत एप्लीकेशन किया पार्ट टाइम जॉब टू ट्राई टू लर्न दैट प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है? ऐसे मुझे जॉब करने का कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे बहुत सारे इस तरह से काम है कि इस समय मुझे पढ़ाई भी कंप्लीट करना है साथ में मुझे पॉडकास्ट भी करना होता है। बहुत सारी चीज़ों को जो मैनेज करना होता है, मेरे लिए वो जॉब करने के लिए उतना टाइम भी नहीं था, लेकिन मुझे उसको एक्सपीरियंस करना था वो प्रोसेस क्या है? उसमें बहुत सारे लोगों को फेल्योर भी होता है। तो मैंने जब एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, मुझे भी फेल्योर मेरा सामने था क्योंकि मेरा एप्लीकेशन कर रहा था, वहाँ पे रिजेक्शन आ गया था, पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑनलाइन। तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा कोशिश किया, फिर जाके मैंने फिज़िकली जाकर के अप्रोच किया। जैसे सीवी लेकर के आप सोचिए थोड़ा पर्सनल लेवल पे आप सोचेंगे कि आप आपका रिज़्यूमे प्रिंट किए, आप अभी डिफरेंट-डिफरेंट रेस्टोरेंट है, जहाँ पे भी आपको मिल रहा है दुकान, आप दुकान में जाकर के आप बात कर रहे हैं कि डू यू हैव एनी जॉब वैकेंसी हियर? इज देयर एनी जॉब अवेलेबल हियर? आई एम इंटरेस्टेड फॉर जॉब। तो आप सोचिए किस तरह से वियर्ड लगता है। तो मैंने जब पहले 1, 2, 3 बार मैंने जाकर जब रिज़्यूमे लेके जाता था, किसको पूछूँ? मुझे सोच के फिर आदत नहीं पूछेंगे नहीं। ऐसे 2-3 बार हुआ, फिर मैंने हिम्मत किया कि नहीं उसको फेस ही कर लेते हैं, जो जो लगता है फेल्योर को उसको फेस ही कर लेते हैं। फिर जाके मैंने पूछा, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बुरा वे में बिहेव करेंगे।
बोलते हैं सॉरी वी डोंट हैव द वैकेंसी राइट नाउ, सो मे बी यू कैन ट्राई आफ्टर 2 टू 3 मंथ्स, राइट नाउ वी आर फुल। ऐसे वो लोग बोलते थे। तो मैंने ऑलमोस्ट 30 टू 40 रेस्टोरेंट ट्राई किया होगा। वहाँ पे मुझे 2-3 जगह पे पॉजिटिव मिला है। वो मुझे बोले हैं कि नहीं आपको जर्मन लैंग्वेज हमें चाहिए। तो जर्मन लैंग्वेज नहीं है तो हम आपको जॉब ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप जिस जगह पे मुझे बोले कि आप तो इतना हाइली एजुकेटेड हो, आप तो मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हो, आप कोई डिफरेंट आप ट्राई नहीं कर रहे, मुझे पता है कि ये लैंग्वेज बैरियर है। क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में क्या होता है, आप इंग्लिश का कभी-कभी निकल चल जाता है, लेकिन मैं जिस प्रोफ़ेशन में हूँ, उस प्रोफ़ेशन का मुझे जॉब चाहिए तो मुझे लैंग्वेज सीखना होगा। तो इसके जो थ्रू का जो प्रोसेस का जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अभी सपोज़ अभी मुझे नेक्स्ट सपोज़ अभी मुझे कोई रेस्टोरेंट में जाके अप्रोच करना होगा, तो मुझे उतना नेगेटिविटी फीलिंग्स नहीं आएगा। मुझे पता है हाँ, हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, तो उसमें डरना क्या है? लेकिन जब मैं मेरे दोस्त से बात कर रहा था कि भाई रिजेक्शन आ रहा है, मुझे बोले डरने का नहीं है। यहाँ पे आप जब एप्लीकेशन कर रहे हो मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको रिजेक्शन आएगा ही। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, हाँ, रिजेक्शन आएगा। तो आपको कंटिन्यूअसली एप्लीकेशन करना है। ऐसा ना मत आप मतलब आपका खुद का टैलेंट के ऊपर क्वेश्चन मत कीजिए, कि शायद मेरा टैलेंट में कुछ गड़बड़ है इसीलिए मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मतलब कोई जॉब नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं है। आपका रिज़्यूमे को आपको अपग्रेड कर सकते हैं, आपका कवर लेटर को आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन खुद को क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। खुद के अंदर आप कॉन्फिडेंट रखिए। जॉब पार्ट हो गया, फिर हो गया एक होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में जब हम कभी-कभी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाते, वहाँ पे लगता है कि ये हमारा नहीं होगा। तो हर स्टेप में आपका लाइफ़ का हर स्टेप में आपका फेल्योर है। तो मैं आपको स्टडी आप रिलेटेड बोल रहा हूँ, लेकिन आप होल उसको एक होलिस्टिक वे में देखेंगे, मतलब आपका एक 360 व्यू में देखेंगे। लाइफ़ में आप जो भी कर रहे हैं, वहाँ पे एक फेल्योर का एक पार्ट रहता है। जहाँ पे आप फेल्योर होते हैं, वही फेल्योर आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए फेल्योर को आप सेलिब्रेट कीजिए मेरे हिसाब से। मैं जहाँ पे भी फेल्योर हुआ हूँ, मैं आपको और एक स्टोरी बताऊँगा। तो मेरा जब मास्टर्स में जब था, हमें जब हमारे जूनियर स्टूडेंट्स जब इंडिया का बात बोलूँगा, वहाँ पे वो लोग फेयरवेल दे रहे थे। तो वहाँ पे मुझे बोला गया कि जाके कुछ स्टेज में बोलो। उससे पहले मैंने बहुत लीडरशिप मतलब मैनेजमेंट में बहुत पार्टिसिपेट करके लेकिन स्टेज में आके कुछ बोलना मैं कभी बोला नहीं हूँ। मैं बोल दूँगा अच्छा तू ऐसा कर, लेकिन कुछ मतलब कुछ वन टाइप ऑफ स्पीच हो गया राइट? आप कुछ बोलेंगे, आपका फेयरवेल हो रहा है तो सब कोई मेरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जोनेस भाई क्या बोलेंगे? जोनेस भाई क्या? मैं लिटरली आपको बताऊँ मेरा पैर काँप रहा था उस टाइम पर। मेरा पैर कंप्लीटली काँप रहा था। तो फिर मैंने बोल दिया। उतना बहुत 2, 3, 4, 5, 6 वर्ड मैंने बोल दिया। फिर जब मैंने बोला उस मोमेंट को मैं जब एक्सपीरियंस करता हूँ, अभी भी जो सोचता हूँ मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, मतलब बहुत मुझे पॉजिटिविटी फील होता है। उसके बाद जो डीन थे, जो डायरेक्टर वो भी आकर के मेरे मतलब कान में हाथ डाल के वो भी मेरे लिए कुछ 2-3 पद बोले कि हाँ, जोनास ने ऐसा किया है, बहुत अच्छा बंदा है। जब उस मोमेंट को मैं मतलब सोचता हूँ, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ है, तो उसको मुझे इतना जल्दी छोड़ना नहीं। इसीलिए मैंने जो वीडियो बनाना हो गया, कंटेंट बनाना हो गया, ये जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, मैंने उसी से मैंने प्रेरित होकर के, इंस्पायर होकर के किया हूँ। कि मेरे अंदर एक कीड़ा है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, उसको मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ और हमेशा कुछ सॉल्यूशन के पीछे जाता हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है, और मेरा थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम कोई फेस ना करे। मैं चाहता हूँ कि सपोज़ वो प्रॉब्लम उनको आ रहा है, तो उनको पहले से उनके पास नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, ऐसा प्रॉब्लम बाद में आ सकता है। इसीलिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मेरा कंटेंट बनाने का यही मकसद है। अभी जो आप इंडियन एलुमनाई जो देख रहे हैं, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा जो इंडियन एलुमनाई का जो मतलब है, ये सब जो चैनल ओपन करने का मकसद यही है कि मैं जितने भी इंडियन एलुमनाई फॉरेन में पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनसे मैं कम्युनिकेट करूँगा और उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका फेल्योर का एक्सपीरियंस क्या है, वो किस तरह से स्टेज से आप अपलोड का आए, उनके बाद साथ में स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, उनका थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ। उसमें क्या होगा कि हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में व्यू में देख पाएँगे कि और क्या-क्या कोर्सेज़ भी अवेलेबल है और किस तरह से अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल है। तो आपके आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग शेयर कर पाएँगे। इसीलिए वो मेरा मकसद था कि इंडियन एलुमनाई
स्पेसिफिक प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जहाँ पे स्पेसिफिकली इंडियन एलुमनाई का एक्सपीरियंस के बारे में ही डिस्कशन होना चाहिए। तो यही मेरा तो इस वीडियो में आपको कुछ सीख मिल रहा है या कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि आई एम नॉट द एक्सपर्ट, मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ या मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मैंने सिंपली मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगा कि इस एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने शेयर किया। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।